हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 9 करने वाले हैं, आगम संप्राप्ति की धारणाएं। तो बहुत इजी चैप्टर है, बिना कॉम्प्लिकेशंस के आपको बिल्कुल इजीली मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए और क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाकर ही मैंने नोट्स बनाई हैं। और अगर नोट्स में कहीं पर भी मिस्टेक होती है तो गाइज आप उसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लीजिए, आप उसे सही कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर। और नोट्स को कॉपी मत करना, आप नोट्स से आइडिया लीजिए और आप खुद नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ज़्यादा बात ना करते हुए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, आगम संप्राप्ति की धारणाएं। तो आगम क्या होती है? जब हम कोई प्रोड्यूसर है, किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है, उत्पादन करने के लिए वो भूमि, श्रम, पूंजी के बीच में इन कारकों को विभाजित करेगा, तो जो उससे उत्पादन बनकर तैयार होगा उसे हम आगम कहेंगे। किसी वस्तु की बिक्री करने के लिए एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है, बिक्री किसी चीज़ को बनाकर अगर बेचा, मान लीजिए, तो ये थोड़े अलग वे में डिफाइन कर रखा है। अगर कोई भी फर्म किसी चीज़ का उत्पादन करती है और उसे बेचती है, तो जो उस फर्म को धन प्राप्त होता है उसे फर्म की आगम कहा जाता है। इसकी परिभाषा डूले ने दी है। एक फर्म का आगम उसकी बिक्री प्राप्ति या वस्तु की बिक्री से मिलने वाली मौद्रिक प्राप्तियां हैं। मौद्रिक प्राप्तियां यानी धन के रूप में जो हमें प्रॉफिट होगा, ये वो होगा। आगम धन के रूप में जो हमें प्रॉफिट होगा उसे हम आगम कहेंगे। आगम की धारणाएं, 3 धारणाएं हैं। कुल आगम यानी टोटल रिवेन्यू, सीमांत आगम मार्जिनल रिवेन्यू, औसत आगम एवरेज रिवेन्यू। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लेना, क्योंकि चैप्टर के अंदर और डायग्राम्स के अंदर हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। टोटल रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू। इधर मैंने MP लिख रखा है तो यहाँ पे MR आएगा। देखिए, कुल आगम पर मूव करते हैं गाइस। कुल आगम या संप्राप्ति, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे कुल आगम कहेंगे। अगर एक फर्म ने उत्पादन किया और उसको जब एक मात्रा में बेच दिया तो जो उसे धन प्राप्त होगा उसे हम आगम कहेंगे। मात्रा मल्टीप्लाई कीमत, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू, ये फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को भी डिफाइन किया है डूले ने ही हमारी आगम की परिभाषा दी है और उन्होंने ही कुल आगम या संप्राप्ति को परिभाषित किया है। कुल आगम एक फर्म द्वारा प्राप्त सब बिक्री राशि प्राप्तियों या आगम का जोड़ है। सीमांत आगम, किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई की बिक्री से कुल आगम में होने वाला परिवर्तन सीमांत आगम कहलाता है। किसी वस्तु की एक अधिक या कम इकाई से की बिक्री से जो कुल आगम में परिवर्तन होगा, यानी किसी वस्तु को बेचने के बाद जो हमारी आगम होगी उसमें जो परिवर्तन होगा, अगर हमने इकाई में परिवर्तन किया, यानी किसी वस्तु को या हम ज़्यादा बेच रहे हैं या कम बेच रहे हैं, उससे जो हमें प्राप्त होने वाला धन है उसमें अगर परिवर्तन होगा उसको हम सीमांत आगम कहेंगे। यानी मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू और क्वांटिटी डिवाइड कर देंगे इसे, यानी कुल आगम में परिवर्तन होगा और बेची गई मात्रा में जो परिवर्तन होगा, इनको डिवाइड करने से हमें मार्जिनल रिवेन्यू प्राप्त होगा। इसकी परिभाषा फर्गुसन ने दी है, तो देखते हैं उन्होंने इसकी क्या परिभाषा दी है। फर्गुसन ने इसकी परिभाषा दी है, एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक इकाई कम या अधिक बेचने से कुल आगम में जो अंतर आता है उसे सीमांत आगम कहते हैं। वही बात है जो हमने अभी डिफाइन किया कि अगर कोई उत्पादक किसी वस्तु का उत्पादन करने के बाद उसकी इकाइयों को कम या ज़्यादा करके बेच रहा है, तो जो उसकी आगम में परिवर्तन आएगा उसे हम सीमांत आगम कहेंगे। औसत आगम यानी एवरेज रिवेन्यू, मैं आपको ये साथ के साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम इसे डायग्रामिक यूज़ करते हैं तो उस टाइम
हमें MR, AR, TR इस तरह से यूज़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ इंग्लिश नेमिंग भी बताती जा रही हूँ। औसत आगम से अभिप्राय है उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री से प्राप्त आगम। यानी एक अगर हम उत्पादन की प्रत्येक इकाई को बेचने के बाद जो हमें आगम प्राप्त होती है उसे हम एवरेज रिवेन्यू कहते हैं, यानी औसत आगम कहते हैं। औसत आगम इक्वल्स टू कुल आगम बाय में उत्पादन की मात्रा, यानी AR इक्वल्स टू टोटल रिवेन्यू बाय क्वांटिटी। इसकी परिभाषा मैकोनल ने दी है। उसकी परिभाषा के अनुसार किसी वस्तु की बिक्री से प्राप्त होने वाला प्रति इकाई आगम औसत आगम कहलाता है। यानी अगर मान लीजिए हमने बहुत सारी इकाइयाँ बेच दी तो हमें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, लेकिन जब हम आइडिया लगाते हैं कि भाई इस एक को बेचने से हमें कितना धन प्राप्त हुआ, तो इसे हम एवरेज रिवेन्यू कहते हैं। एवरेज के अंदर हम यही करते हैं कि मान लीजिए उस सारे में से अगर हम किसी एक को ही लेकर चलते हैं तो उससे हमें कितना बेनिफिट होता है या उससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसे हम एवरेज के अंदर ही काउंट करते हैं। तो औसत आगम के अंदर भी यही होगा कि एक उत्पादन की एक इकाई को बेचने से हमें कुल आगम में क्या प्राप्त होता है या कितना प्राप्त होता है, तो इसे हम औसत आगम कहेंगे, यानी एवरेज रिवेन्यू कहेंगे। तो देखिए अभी हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया है, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम। कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम में क्या संबंध है? तो कुल आगम इक्वल्स टू एवरेज रिवेन्यू इनटू क्वांटिटी, फॉर्मूला है। औसत आगम का क्या फॉर्मूला? टोटल रिवेन्यू बाय क्वांटिटी। सीमांत आगम का क्या है कि टोटल रिवेन्यू में होने वाला जो परिवर्तन है उसको उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन से डिवाइड कर देने पे हमें प्राप्त होता है सीमांत आगम। फोर्थ है जब TR की दर बढ़ती है यानी टोटल रिवेन्यू बढ़ता है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। जब टोटल रिवेन्यू की दर स्थिर दर पर बढ़ती है यानी धीरे धीरे बढ़ रही है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी स्थिर रहेगी, और जब टोटल रिवेन्यू की दर बढ़ता है, घटती दर पर बढ़ता है तो मार्जिनल रिवेन्यू घटता है। जब टोटल रिवेन्यू अधिकतम होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू शून्य होता है। जब टोटल रिवेन्यू घटता है तो मार्जिनल रिवेन्यू ऋणात्मक हो जाता है। जब एवरेज रिवेन्यू घट रहा होता है तो मार्जिनल रिवेन्यू रेखा एवरेज रिवेन्यू रेखा के नीचे होती है। तो ये सारा पढ़ने के बाद आप देख रहे होंगे कि हमने 6th या 7th चैप्टर के अंदर एक डायग्राम देखा था, तो ये डायग्राम सिर्फ उसी तरह का है, उसी टाइप का डायग्राम है, बस इसके अंदर रिवेन्यू है। तो देखिए जब टोटल रिवेन्यू बढ़ती दर पर बढ़ रहा था तो एवरेज रिवेन्यू नीचे की तरफ आ रहा था, और जो मार्जिनल रिवेन्यू था वो नेगेटिव हो गया था। वो हमने देखा भी था कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो नेगेटिव होता है, जो एवरेज रिवेन्यू वो ज़ीरो हो सकता है बट नॉट नेगेटिव। जो टोटल रिवेन्यू हो सकता है वो ज़ीरो हो सकता है बट इज़ नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव, नेगेटिव नहीं जाएगा। ये जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो सब पॉइंट्स यहाँ पर लागू हो रही हैं। जब एवरेज रिवेन्यू घट रहा है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी घट रहा होगा, ये चीज़ भी हमने पढ़ी थी। जब उत्पादन स्थिर हो जाता है तब ये, जब उत्पादन अपना हाईएस्ट हो जाता है तो ये अपने जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो नेगेटिव हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था। जब टोटल रिवेन्यू घटना शुरू हो जाता है तो एवरेज रिवेन्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट्स हमने अभी जो पढ़े हैं उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही डायग्राम आप बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और डायग्राम को देख के ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना मुश्किल होगा, बिल्कुल ईजी है। अगर आपने उन पॉइंट्स को सही तरह से समझ लिया है तो आप डायग्राम ईजिली बना पाएंगे। अब हम आगे मूव करते हैं विभिन्न बाजारों में पाई जाने वाली आगम संप्राप्ति वक्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन। विभिन्न बाजारों में पाए जाने वाले आगम संप्राप्ति वक्रों का एक तुलनात्मक अध्ययन। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होगा कि बहुत सारी दुकानें होंगी, बहुत सारे ग्राहक होंगे, तो जो ग्राहक होगा उसको पूरा ज्ञान होगा कि बाजार के अंदर किस वस्तु का कितने प्राइस पे कौन सी वस्तु अवेलेबल हो जाती है। उपभोक्ता को इसके बारे में पूरा ज्ञान होगा। तो बाजार की कोई भी इकाई किसी वस्तु की कीमत में अपने अनुसार बढ़ोतरी या घटा नहीं सकती।
एकाधिकार के अंदर क्या होता है कि किसी एक ही फर्म को एक अधिकार होता है कि इस वस्तु का उत्पादन केवल इसी फर्म द्वारा किया जाएगा। जैसे बिजली का उत्पादन है, केवल एक ही फर्म करती है, तो बिजली का अपने आप रेट लगा सकते हैं कि भाई इस रेट पे ही बिजली मिलेगी, जिसने लेनी है वो ले। और जो उपभोक्ता होता है वो और ऑप्शन ना होने की वजह से वहीं उसी द्वारा बिजली खरीदता है, तो वो जितनी कीमत बिजली के अधिकारियों द्वारा लगाई जाती है उतनी कीमत पर बिजली लेता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता, वही इसके अंदर प्रतियोगिताएं होती हैं। अब इसके हम बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करते हैं। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्म केवल बाजार कीमत पर ही अपने उत्पादन का विक्रय कर सकती है। आपको बताया था कि बाजार के अंदर जो वस्तु का जो रेट है वो तय हो चुका है। एक बाजार वाला जो व्यक्ति, जो दुकान का मालिक है, वो उसी रेट के ऊपर वस्तु को बेच सकता है। एकाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, यानी बेचने वाला वस्तु को केवल एक ही है, वो किसी भी दाम पर उस वस्तु को बेच सकता है। एकाधिकारी प्रतियोगिता यह वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता और बहुत से विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक क्रेता द्वारा बेची जाने वाली वस्तु में दूसरे की तुलना में विभिन्नता पाई जाती है। एकाधिकार तो है, लेकिन हर व्यक्ति, अब ये बहुत सारे उपभोक्ता है और बहुत सारे विक्रेता है, बहुत सारे खरीदने वाले हैं और बहुत सारे बेचने वाले हैं, तो उनके द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं हैं उनमें थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंदर। इसी के साथ आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने 11 मिनट की वीडियो के अंदर ही पूरा चैप्टर समझ लिया है। बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन किया, पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है। अगर आप चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको थ्योरी पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप वीडियो और भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर आपको एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो मिल जाती है, बट पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं मिलता है। मैं आपको पूरा चैप्टर 1 वीडियो में ही प्रोवाइड करवाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी सपोर्ट हो, मैं भी और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।